एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे उचित पोषण एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थों का चयन, सिलेक्शन ऑफ फूड फॉर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये होम साइंस का जो चैप्टर है सेमेस्टर 1 का, ये आपको पढ़ा रही हूँ। उससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा, उसके प्लेलिस्ट का लिंक। ठीक है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसमें देखिए आप क्या क्या पढ़ेंगे। पोषक तत्व के स्रोत और पोषक तत्व के क्या कार्य होते हैं, पोषक तत्व की कमी से क्या हानियाँ होती है, नुकसान होती है, और पोषक तत्व में कार्बोज, वसा, प्रोटीन, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, पिछले अध्याय में यानी लास्ट चैप्टर में हमने यह जाना कि भोजन के पोषक तत्व कौन से हैं और यह हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। पोषक तत्वों की शरीर में भिन्न भिन्न मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, शरीर में अलग अलग मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। विभिन्न भोज्य पदार्थों में सभी पोषक तत्वों की भिन्न मात्रा होती है। ठीक है, यानी अलग अलग भोज्य पदार्थ होते हैं, अलग अलग भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा भी जो है भिन्न होती है। ठीक है, भोज्य पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर ग्रहण करने से, मतलब उसको सही रेशियो में मिलाकर ग्रहण करने से हम उचित पोषण, न्यूट्रिशन और उचित स्वास्थ्य यानी हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें पोषक तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी होना चाहिए। ठीक है, होना जरूरी है, आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए क्या है। कार्बोज हमारे शरीर के आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते। कार्बोज क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स यह हमारे शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बोज जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बने हैं। ठीक है, कार्बोज की मूल इकाई है शर्करा यानी शुगर, और इसका रासायनिक सूत्र, शर्करा का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ठीक है, कार्बोज का निर्माण जो है पौधों द्वारा होता है। कार्बोज का निर्माण कैसे होता है? पौधों द्वारा। अब देखिए कार्बोज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। रासायनिक रचना के अनुसार कार्बोज को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक रचना के अनुसार कार्बोज को कितने भागों में बांटा गया है? 3। इनमें विद्यमान शर्करा की इकाइयों पर आधारित है। ठीक है, रासायनिक रचना के अनुसार कार्बोज को 3 भागों में बांटा गया है, और जो कि इसमें जो शर्करा मौजूद होता है, शुगर जो मौजूद होता है, उसकी इकाइयों पर आधारित होता है। ठीक है, कार्बोज का वर्गीकरण देखिए क्या क्या है। कार्बोज मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। क्लियर? और डाइसैकेराइड्स में क्या आता है? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। वही पॉलीसैकेराइड्स जो होता है उसमें आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, पैक्टिन। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स क्या है चलिए जानते हैं। कार्बोज ही है एक तरह का, कार्बोज का एक रूप है मोनोसैकेराइड। ये सबसे सरल कार्बोज है। मोनोसैकेराइड क्या है? सबसे सरल कार्बोज है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे सरल कार्बोज कौन सा है, तो आप करेक्ट आंसर होगा इसका मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड जो है सबसे सरल कार्बोज है जिनमें शर्करा की केवल एक इकाई होती है। ठीक है, मोनोसैकेराइड में शुगर का कितना यूनिट होता है, कितना इकाई होता है? 1 होता है। और मोनोसैकेराइड रवेदार पानी में घुलनशील और मीठे पदार्थ होते हैं। शरीर में इन्हें पाचन की आवश्यकता नहीं होती। इस वर्ग में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड के वर्ग में, क्लास में क्या क्या आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्लियर? अब देखो ग्लूकोज, इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं। सभी प्रकार के कार्बोज पचने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जो भी कार्बोज होते हैं वो पचने के बाद यानी डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, तथा ग्लूकोज के रूप में ही कार्बोज रक्त में अवशोषण होता है। रक्त में ग्लूकोज के रूप में ही कार्बोज जो है अवशोषित होता है। ठीक है, यही कारण है कि रोगी को तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। अब फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि फ्रूट शुगर किससे कहते हैं, तो फ्रक्टोज को कहते हैं। ठीक है, जो मुख्यतः फलों से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज जो है फ्रूट शुगर है जो कि फलों से मेनली प्राप्त होता है। ठीक है,
ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज जो है दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज का जब पाचन होता है तब वो ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, ग्लैक्टोज क्या है, दूध में जो शर्करा लैक्टोज का जब पाचन होता है तब वह ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, अब देखिए डाइसैकेराइड क्या है। डाइसैकेराइड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें शर्करा की 2 इकाइयाँ होती है। डाइसैकेराइड में शर्करा यानी शुगर कितना होता है, 2 यूनिट होता है। ठीक है, यह डाइसैकेराइड जो है रवेदार पानी में घुलनशील मीठे पदार्थ हैं। शरीर में पाचक रसों के द्वारा यह सरल शर्करा यानी मोनोसैकेराइड में बदल जाते हैं। ठीक है, पाचक रस के द्वारा डाइसैकेराइड जो है शरीर में सरल शर्करा यानी कि मोनोसैकेराइड में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड्स के अंदर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज जो आते हैं, चलिए जानते हैं ये सब क्या है। सुक्रोज ये गन्ने का रस, चुकंदर या ताड़ वृक्ष से प्राप्त की जाती है। यह पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, सुक्रोज जब पचता है तो किस चीज़ में बदल जाता है, एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, अब लैक्टोज क्या है, यह दूध में पाई जाती है। लैक्टोज किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। पाचन के बाद यह एक अणु ग्लूकोज और एक अणु ग्लैक्टोज में बदल जाता है। अब चलिए जानते हैं माल्टोज क्या है। यह ग्लूकोज के 2 कणों से बनती है। माल्टोज ग्लूकोज के कितने कणों से बनती है, 2 कणों से बनती है। यह अंकुरित अनाजों में पाई जाती है। माल्टोज कहाँ पाई जाती है, अंकुरित अनाजों में पाई जाती है। अब जानते हैं पॉलीसेकेराइड क्या है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो है जटिल कार्बोज है जिनमें शर्करा की 2 से अधिक इकाइयाँ होती है। पॉलीसेकेराइड में शर्करा की कितनी इकाइयाँ होती है, 2 से अधिक। ठीक है, और जिसमें शर्करा की 2 इकाई होगी वो क्या होगा, डाइसैकेराइड। क्लियर। और पॉलीसेकेराइड क्या है, ये जटिल कार्बोज है जिसमें कि शर्करा की 2 से अधिक इकाइयाँ होती है। यह सामान्यतः यानी नॉर्मली पानी में अघुलनशील और स्वाद में फीके होते हैं। पाचन क्रिया के अनेक एंजाइम्स की सहायता से यह सरल कार्बोज यानी ग्लूकोज में बदल जाते हैं। पकाने के बाद पॉलीसेकेराइड पाचन योग्य बनते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड को जब पकाया जाता है उसके बाद ही यह पाचन योग्य यानी पचने योग्य बनते हैं। इस वर्ग में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रीन और पैक्टिन आते हैं। पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आते हैं, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण क्या है, इस वर्ग में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रीन और पैक्टिन आते हैं। अब चलिए जानते हैं पॉलीसेकेराइड के भीतर जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है और डेक्स्ट्रीन है, पैक्टिन है, ये सब क्या है। स्टार्च के अणु ग्लूकोज की अनेक इकाइयों से बनते हैं। स्टार्च पौधों के बीजों, जड़ों, कंदों तथा मोटे भागों में संग्रहित रहता है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि स्टार्च जो है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्च जो है कहाँ पाया जाता है, तो स्टार्च पौधे के बीजों, जड़ों, कंदों तथा मोटे भागों में संग्रहित रहता है। पाचन में स्टार्च पहले डेक्स्ट्रिन में, फिर माल्टोज में और अंत में ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में अवशोषित हो जाता है। यह ऊर्जा प्राप्ति का एक सस्ता साधन है। ठीक है, स्टार्च क्या है, ऊर्जा को पाने का, ऊर्जा प्राप्ति का एक सस्ता सा साधन है। अब चलिए जानते हैं ग्लाइकोजन क्या है। इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, जंतु स्टार्च किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन को, क्योंकि जंतु कार्बोज का संग्रह अपने यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ही करते हैं। शरीर में आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाया जाता है। यह प्रकृति में प्रत्येक रूप में नहीं पाया जाता। अब सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज का है, क्या है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज क्या है, इन्हें फोक भी कहते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज को फोक भी कहते हैं। ये एक प्रकार के कार्बोज है लेकिन ये दूसरे कार्बोज पदार्थों से अलग है। ठीक है, यह एक प्रकार के कार्बोज है लेकिन ये दूसरे कार्बोज पदार्थों से अलग है क्योंकि यह पोषण प्रदान नहीं करते, फिर भी इन्हें आहार में यानी भोजन में सम्मिलित करना आवश्यक है क्योंकि यह आंतों में व्यर्थ पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देते हैं जिससे मल निष्कासन में सहायता मिलती है और कब्ज नहीं होती। ठीक है, डेक्स्ट्रिन क्या है, डेक्स्ट्रिन यह प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाया जाता है। स्टार्च को पकाने पर या उसके पचने पर यह पहले डेक्स्ट्रिन में बदलता है। ठीक है, डेक्स्ट्रिन जो है डायरेक्ट नेचर में नहीं पाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, यह प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाया जाता है।
स्टार्च को पकाने या फिर उसके पचने पर ही पहले डेक्स्ट्रिन में बदलता है। यह कम जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह स्टार्च की अपेक्षा हल्का तथा मीठा होता है। अब पैक्टिन क्या है? पैक्टिन भी सेल्यूलोज की भांति सेल्यूलोज की ही तरह शरीर में पचता नहीं है। यह कई ताज़े तथा कम पके फलों में पाया जाता है। पैक्टिन किस में पाया जाता है? कई ताज़े फलों में पाया जाता है और पके हुए फलों में भी पाया जाता है, जैसे कि अमरूद, सेब, करौंदा आदि। ठीक है, पैक्टिन अमरूद में पाया जा सकता है, सेब में भी मिलता है, और पैक्टिन हमें कहाँ से मिलता है? करौंदा से। इसका प्रयोग जेली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कार्बोज के कार्य। इससे पहले मैंने आपको सिखाया कि कार्बोज का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के कार्बोज होते हैं, इनके उदाहरण क्या, ये सारी चीज़ आपने सीखे। अब आप लोग सीखेंगे, जानेंगे कार्बोज के कार्य, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य होते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज के कार्य होते हैं ऊर्जा प्रदान करना, टू गिव एनर्जी। ठीक है, कार्बोज का प्रमुख कार्य शरीर की क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा प्रदान करना है। 1 ग्राम कार्बोज हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल रहा है कि 1 ग्राम कार्बोज से हमें कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा यानी एनर्जी मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है। और आवश्यकता से अधिक यानी ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोज ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर फिर ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा देता है। ठीक है, कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट के कार्यों में एक कार्य यह भी है कि प्रोटीन की बचत करना। कार्बोज क्या करता है? प्रोटीन की बचत करता है, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। ठीक है, यदि कार्बोज आहार में पर्याप्त हो यानी सही मात्रा में हो तो शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिल जाती है, जिससे प्रोटीन का ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग नहीं होता, अतः वह अपने मुख्य निर्माण कार्य करने के लिए बच जाता है। ठीक है, कार्बोज क्या करता है? कार्बोज जो है कार्बोहाइड्रेट, वो प्रोटीन की बचत करता है, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन करता है। कैसे? क्योंकि अगर हमारे शरीर में हमारे आहार के द्वारा हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में कार्बोज प्राप्त हो जाए तो शरीर को जो आवश्यक ऊर्जा है, एनर्जी है, वो मिल जाती है, जिससे प्रोटीन का ऊर्जा के स्रोत में उपयोग नहीं होता है और प्रोटीन जो है अपना मुख्य निर्माण कार्य, यानी प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? निर्माण कार्य, वो करने के लिए बच जाता है। ठीक है, और यदि कार्बोज कम होगा तो शरीर जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगेगा, तो फिर क्या होगा? वो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य, निर्माण कार्य, वो बाधित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कार्बोज लेने से प्रोटीन की बचत होती है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोज, वो मल विसर्जन में सहायता करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हेल्प्स इन इजी एलिमिनेशन। ठीक है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज आंत्र गति को उत्तेजित करता है। ठीक है, आंत की गति को उत्तेजित करता है और मल को भार प्रदान करता है। ठीक है, जिससे विसर्जन में सहायता मिलती है, एलिमिनेशन में सहायता मिलती है। इससे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होती है। ठीक है, और कार्बोज क्या करता है? कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट वसा के उपयोग में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। कार्बोज की कमी होने पर वसा हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, वसा के उपयोग में सहायता प्रदान करता है कार्बोज। देखिए किस प्रकार, कार्बोज की जब कमी होती है तो वसा हमें एनर्जी देता है। ठीक है, ऊर्जा देता है। वसा के अधिक प्रयोग से रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। वसा के फैट्स के अधिक प्रयोग से ब्लड में जो है एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है। अतः शरीर में वसा के सही मात्रा में उपयोग के लिए कार्बोज का होना आवश्यक है। ठीक है, और क्या करता है कार्बोज? कार्बोज जो है भोजन में स्वाद व विभिन्नता लाता है, टू ब्रिंग वैरायटी एंड टेस्ट। ये भी कार्बोज का काम है। ठीक है, कार्बोज मीठे होने के कारण आहार को स्वादिष्ट बनाते हैं। ठीक है, टेस्टी बनाते हैं, क्योंकि कार्बोज मीठा होता है, इसलिए इससे हमारा भोजन जो है, आहार जो है, स्वादिष्ट बनता है। फीके कार्बोज भी भोजन में विभिन्नता लाकर स्वाद में वृद्धि करते हैं। ठीक है, और क्या करता है कार्बोज? क्षुधा संतुष्टि, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। ठीक है, भोजन का अधिकांश भाग कार्बोज से बनता है। भोजन का अधिकांश भाग किससे बनता है? कार्बोज से बनता है। इसके अलावा सेल्यूलोज की उपस्थिति भी भूख शांत करके संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है, जो हमारी भूख है उसको शांत करके संतुष्टि प्रदान करती है, क्षुधा संतुष्टि का काम करता है कार्बोज। ठीक है, और कार्बोज कैल्शियम के अभिशोषण और उपयोग में सहायता प्रदान करता है। कार्बोज बड़ी आंत में बी समूह के कुछ विटामिन
और विटामिन के निर्माण में सहायता करता है। कार्बोस क्या करता है? कार्बोस जो है बड़ी आंत में विटामिन बी ग्रुप जो है बी समूह के कुछ विटामिन और विटामिन के निर्माण में सहायता करता है। अब चलिए जानते हैं कार्बोस के स्रोत यानी कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या क्या है। वनस्पति जगत कार्बोस का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, वनस्पति जगत जो है वो कार्बोस का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे अधिक कार्बोस अनाज, दालों और जड़ वाली सब्जियों से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बोस कहाँ से प्राप्त होता है? अनाज से, दालों से और जड़ वाली सब्जियों से। चीनी, गुड़ और शहद शुद्ध कार्बोस ही है। ठीक है, चीनी, गुड़ और शहद जो है शुद्ध कार्बोस ही है। सभी प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, दालें, दालों में सभी दालें, सूखी फलीदार सब्जियाँ जैसे कि मटर, सेम, सोयाबीन, राजमा, जड़ वाली सब्जियां जैसे कि आलू, कचालू, शकरकंदी, अरबी, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, सूखे मेवे जो होते हैं बादाम, काजू, छुहारे, फल जैसे कि केला, सेब, चीकू, अंगूर, खुमानी आदि इसके मुख्य स्रोत है। किस चीज़ के? कार्बोस के, कार्बोहाइड्रेट के। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत बताए। ठीक है, तो याद रहेगा आपको इतने सारी चीज़ जो मैंने बताए। एक सामान्य व्यक्ति को कुल ऊर्जा का 60% से 70% भाग कार्बोस से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति को टोटल जो एनर्जी होता है उसका 60 से 70% भाग जो है कार्बोस से ही मिलना चाहिए। कार्बोस की कमी से क्या क्या हानियाँ होती है, चलिए देखते हैं। यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो तो उससे क्या हानियाँ होती है? इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। साधारणतः हमारे आहार में कार्बोस की कमी नहीं होती क्योंकि अधिकतर भोज्य पदार्थों में इनकी कुछ न कुछ मात्रा रहती ही है। फिर भी अगर इनकी कमी हो जाती है यानी अल्प पोषण में तो शरीर के भार में कमी आ जाती है। ठीक है, कार्बोस की कमी से क्या क्या नुकसान होता है देखो, इस क्या क्या हानि होती है। शरीर के भार में कमी आ जाती है। ऊर्जा के लिए प्रोटीन के अधिक उपयोग से वह अपना शरीर निर्माण नहीं कर पाती जिससे शारीरिक वृद्धि मंद पड़ जाती है। ऊर्जा के लिए वसा के अधिक उपयोग से कीटोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि अगर कार्बोस की कमी होगी तो एनर्जी शरीर कहाँ से लेगा कार्य करने के लिए? या तो प्रोटीन से लेगा या वसा से लेगा। तो यदि कार्बोस का कार्य प्रोटीन करे और वसा करे तो प्रोटीन और वसा का जो कार्य है वो तो मध्यम होगा, मतलब धीमा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा के लिए यदि कार्बोस की जगह प्रोटीन का अधिक इस्तेमाल से अपना शरीर निर्माण नहीं कर पाती है। ठीक है, जिससे शारीरिक वृद्धि मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। और ऊर्जा के लिए यदि वसा का अधिक उपयोग किया जाए तो इससे कीटोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। शरीर में कमजोरी आ जाती है जिससे व्यक्ति थकान और सुस्ती अनुभव करता है। त्वचा रूखी और ढीली होकर लटकने लगती है। कार्बोस की कमी से स्किन जो है, त्वचा जो है रूखी और ढीली होकर लटकने लगती है। पाचन संस्थान में विकार पैदा होते, कब्ज की शिकायत होती है। ठीक है, कार्बोस की कमी से क्या होता है? कब्ज की शिकायत होती है, पाचन संस्थान में विकार पैदा होती है। अब देखिए कार्बोस की अधिकता से क्या क्या नुकसान होती है। जिस तरह से कार्बोस की कमी से नुकसान है उसी तरह कार्बोस की अधिकता से भी नुकसान है, हानि है। ठीक है, इसलिए कार्बोस की सही मात्रा हमें लेनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कार्बोस की अधिकता से क्या हानियाँ होती है। इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अधिक कार्बोस युक्त खाद्य पदार्थ लेने से वे शरीर में शोषित होकर वसा का रूप ले लेते हैं। यदि हम ज़्यादा अधिक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक कार्बोस लेते हैं तो वो खाद्य पदार्थ जो है कार्बोस के रूप में वो शरीर में शोषित हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है और वसा बन जाता है, फैट का रूप ले लेता है और कोषों में चर्बी के रूप में जमा होकर मोटापा यानी ओबेसिटी पैदा करता है। ठीक है, मीठे खाद्य पदार्थ जैसे कि चॉकलेट, टॉफ़ी, मिठाई आदि दांतों पर कुप्रभाव डालते हैं। अधिक कार्बोस लेने से मधुमेह यानी शुगर की जो बीमारी है और हृदय संबंधी विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और कार्बोस की प्रस्तावित मात्रा कितनी है? प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता का एक बड़ा भाग कार्बोस द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक संतुलित आहार में कुल ऊर्जा का 60% कार्बोस से लिया जाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए जानते हैं वसा लिपिड क्या है। ठीक है, वसा या फिर लिपिड, फैट्स और लिपिड वे सभी पदार्थ जो वसा में दिखते हैं उन्हें वसा कहा जाता है। यह हमारे आहार का महत्वपूर्ण भाग है। वसा जो है हमारे आहार का महत्वपूर्ण भाग है। वसा कार्बोस की भांति कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, कार्बोस की ही तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, परंतु इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है,
वसा या लिपिड में क्या होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या जो है अधिक होती है तथा ऑक्सीजन की कम। वसा पानी में अघुलनशील लेकिन ईथर, पेट्रोल, क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में घुलनशील होते हैं। वसा में तथा वसा से मिलते जुलते पदार्थों को लिपिड कहा जाता है। लिपिड किसे कहा जाता है, वसा में तथा वसा से मिलते जुलते पदार्थों को लिपिड कहा जाता है। ठीक है, एक वसा के अंश यानी मॉलिक्यूल में 3 वसा अम्ल और 1 ग्लिसरॉल होता है। एक वसा के अंश यानी मॉलिक्यूल में कितना वसा अम्ल और 1 ग्लिसरॉल होता है, एक वसा के अंश मॉलिक्यूल में 3 वसा अम्ल और 1 ग्लिसरॉल होता है। इसे हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। देखो यहाँ पे वसा अम्ल फैटी एसिड, फिर वसा अम्ल फैटी एसिड, फिर वसा अम्ल फैटी एसिड। तो यहाँ पे आपका 3 वसा अम्ल हुआ। ठीक है, एक वसा के अंश में कितना वसा अम्ल है, 3 है, और ग्लिसरॉल कितना है, 1 है। ठीक है, ग्लिसरॉल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड, अ मॉलिक्यूल ऑफ फैट। ठीक है, एक वसा का अंश जो है, अ मॉलिक्यूल ऑफ फैट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। क्लियर। अब देखिए वसा और तेल क्या है। वसा और तेलों में ऐसे कई ट्राइग्लिसराइड होती है। वसा और तेल की प्रकृति ग्लिसरॉल से जुड़ने वाले वसा अम्लों के प्रकार पर निर्भर करती है। वसा और तेल में निम्न अंतर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वसा और तेल में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए वसा और तेल में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वसा जो है साधारणतः जंतु जगत से प्राप्त होता है। वसा कहाँ से प्राप्त होता है, इसके स्रोत क्या है, जंतु जगत। ठीक है, वसा साधारणतया जंतु जगत से प्राप्त होता है, जैसे कि मक्खन, घी, अंडे की जर्दी, मांस के साथ लगी चर्बी, ये सब वसा के स्रोत है। ठीक है, और तेल क्या है, तेल साधारणतः वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल तथा बादाम का तेल। ठीक है, अब देखिए वसा और तेल में क्या अंतर है। वसा जो है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस होती है, और तेल जो है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि ये नारियल का तेल जो है वो तरल नहीं होता 20 डिग्री पे। ठीक है, वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं और तेल में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। क्लियर, ये है वसा और तेल में अंतर, याद रखिएगा। ठीक है, अब वसा का वर्गीकरण जो है आगे देखिए कैसे दिया हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। वसा अम्लों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड। वसा का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया जा रहा है, फैटी एसिड के आधार पर, वसा अम्लों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड, वसा का वर्गीकरण। वसा को उसमें पाए जाने वाले वसा अम्लों के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक वसा अम्लों की हाइड्रोजन अणुओं द्वारा संतृप्तता सैचुरेशन के आधार पर, और दूसरा उनकी आवश्यकता के आधार पर। ठीक है, संतृप्तता के आधार पर वसा को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, संतृप्तता के आधार पर वसा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। संतृप्त वसा अम्ल, ठीक है, संतृप्त वसा अम्ल क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें कार्बन श्रृंखला के बराबर संख्या में हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। इनमें सरल बंध यानी सिंपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिससे इनमें और हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए इन्हें संतृप्त वसा अम्ल कहा जाता है। जैसे कि स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक एसिड। संतृप्त वसा अम्ल देसी घी, वनस्पति घी, मक्खन तथा चर्बी आदि में पाए जाते हैं। वसा का वर्गीकरण देखिए कैसे है, वसा अम्लों के आधार पर, वसा अम्लों के आधार पर संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। ठीक है, और असंतृप्त अम्ल और अनावश्यक वसा अम्ल है। ठीक है, अब देखो रासायनिक संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, साधारण वसा होती है। ठीक है, सिंपल फैट्स, यौगिक वसा होती है, कंपाउंड फैट्स, और व्युत्पन्न वसा यानी डिराइव्ड फैट्स होते हैं। अब वसा का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर जानिए। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, फैट होते हैं दृश्य वसा यानी कि विजिबल फैट, और अदृश्य वसा जैसे कि इनविजिबल फैट। ठीक है, दृश्य वसा जो है वनस्पति वसा है, वेजिटेबल फैट्स है, और अजांतव्य वसा जो है एनिमल फैट्स, वो अदृश्य वसा है। ठीक है, असंतृप्त वसा अम्ल क्या है, इनकी कार्बन श्रृंखला में असंतृप्त वसा अम्ल क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है असंतृप्त वसा अम्ल, इनकी कार्बन श्रृंखला में द्विबंध यानी डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिससे इनमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता रहती है। यह साधारण ताप पर तरल अवस्था में रहते हैं, जैसे ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड,
एरिकिडोनिक एसिड। वसा अम्लों को रासायनिक रूप से हाइड्रोजन देने पर संतृप्त वसा अम्लों में परिवर्तित किया जा सकता है। वनस्पति घी का निर्माण ऐसे ही होता है। वनस्पति घी का निर्माण कैसे होता है? असंतृप्त वसा अम्लों को रासायनिक रूप से हाइड्रोजन देने पर संतृप्त वसा अम्ल में परिवर्तित करके वनस्पति घी का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखो, आवश्यकता के आधार पर भी वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं। हमारी ज़रूरतों के अनुसार वसा अम्ल जो है फैटी एसिड वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आवश्यक वसा अम्ल, एक दूसरा है अनावश्यक वसा अम्ल। जो आवश्यक वसा अम्ल है एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो वसा अम्ल हमें भोजन में लेने ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उनका संश्लेषण नहीं कर पाता, आवश्यक वसा अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लिनोलिनिक एरिकिडोनिक तीनों असंतृप्त वसा अम्ल है। और अनावश्यक वसा अम्ल क्या है? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ये वसा अम्ल शरीर द्वारा संश्लेषित हो सकते हैं, इसलिए हमें भोजन में लेने आवश्यक नहीं है, अतः ये अनावश्यक वसा अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अब रासायनिक संरचना के आधार पर देखिए वसा का क्लासिफिकेशन, वसा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। इस आधार पर वसा को 3 वर्गों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर वसा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साधारण वसा, यौगिक वसा और व्युत्पन्न वसा। ठीक है, रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया वसा को, साधारण वसा, यौगिक वसा और व्युत्पन्न वसा। ठीक है, चलिए जानते हैं साधारण वसा क्या होता है। सिंपल फैट्स, यह ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं, अर्थात पाचन के पश्चात इनका एक अंश यानी मॉलिक्यूल, एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसा अम्ल का निर्माण करता है। ये तीनों वसा अम्ल एक ही तरह के भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न तरह के भी। भोजन द्वारा ली गई वसा का लगभग 90% भाग साधारण वसा होता है, जैसे कि घी और तेल। ठीक है। अब यौगिक वसा क्या है? कंपाउंड फैट्स। इस कंपाउंड फैट जो होता है इसमें ग्लिसरॉल तथा वसा, ये जो कंपाउंड फैट्स है यौगिक वसा, इसमें ग्लिसरॉल तथा 3 वसा अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के रासायनिक तत्व भी मिले होते हैं, जैसे कि फास्फोलिपिड जो है वो ग्लिसरॉल प्लस वसा अम्ल प्लस फास्फोरिक अम्ल मिलकर बनता है। और लाइपो प्रोटीन कैसे बनता है? ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और प्रोटीन के मिश्रण से। व्युत्पन्न वसा क्या है? डिराइव्ड फैट्स क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है। जलीय अपघटन, हाइड्रोलाइसिस और पाचन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली वसा व्युत्पन्न वसा डिराइव्ड फैट्स कहलाते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल, वसा अम्ल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल आदि। स्रोत के आधार पर वसा का वर्गीकरण देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। ठीक है, स्रोत के आधार पर वसा का वर्गीकरण। दृश्य और अदृश्य वसा, वनस्पति और जांतव वसा, ये होते हैं। ठीक है, दृश्य और अदृश्य वसा, विजिबल एंड इनविजिबल फैट्स क्या है? जिन भोज्य पदार्थों में वसा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उन्हें दृश्य वसा कहते हैं, जैसे कि घी, मक्खन, मलाई, तेल आदि। इन्हें शुद्ध वसा भी कहते हैं। ठीक है, दृश्य वसा को क्या कहते हैं? शुद्ध वसा भी कहते हैं। कुछ भोज्य पदार्थों में वसा स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उन्हें अदृश्य वसा कहा जाता है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, पनीर, अनाज, सूखे मेवे तथा नारियल आदि में पाई जाने वाली वसा। ठीक है। अब देखो वनस्पति और जांतव वसा क्या है? वेजिटेबल फैट्स एंड एनिमल फैट्स। जो वसा पेड़ पौधों से प्राप्त हो उसे वनस्पति वसा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सूखे मेवे, बिनौला, अलसी, नारियल, सरसों तथा सोयाबीन आदि। और जो जांतव्य जगत से प्राप्त हो यानी जंतु से, एनिमल से प्राप्त हो, उसको क्या कहते हैं? जांतव्य वसा। ठीक है, एनिमल फैट्स, जैसे कि दूध, मक्खन, मलाई, घी, अंडा और मांस। ठीक है। वसा के कार्य क्या है? फंक्शंस ऑफ फूड अभी आपने पढ़ा जाना, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, वसा का वर्गीकरण जाना। अब आप लोग जानेंगे वसा के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ फैट्स। शक्ति प्रदान करना, वसा जो है शक्ति प्रदान करती है, टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, फैट प्रोवाइड्स एनर्जी। वसा ऊर्जा का सांद्र यानी कंसंट्रेटेड रूप है। वसा जो है ऊर्जा का, एनर्जी का कैसा रूप है? सांद्र, कंसंट्रेटेड रूप है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम वसा जो है फैट कितना कैलोरी ऊर्जा देता है? 9 कैलोरी। ठीक, चर्बी के रूप में वसा शरीर में संग्रहित रहता है।
चर्बी के रूप में वसा शरीर में संग्रहित रहता है और आवश्यकता होने पर, ज़रूरत पड़ने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा का कार्य है आवश्यक वसा अम्ल प्रदान करना, टू प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड्स। वसा हमें आवश्यक वसा अम्ल प्रदान करता है जो शरीर तथा त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। और वसा का कार्य क्या है? वसा घुलनशील विटामिन प्रदान करता है, टू प्रोवाइड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन ए, डी और ई और के वसा में घुलनशील है। ठीक है, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। इनके अवशोषण, संवहन और उपयोग के लिए वसा की आवश्यकता होती है। और वसा क्या करता है? कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, टू गिव प्रोटेक्शन टू सेंसिटिव ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, शरीर के जो कोमल अंग होते हैं, सेंसिटिव अंग होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हृदय, गुर्दे, फेफड़े आदि के चारों ओर वसा की परतें होती है। ठीक है, जो इन्हें बाहरी धक्कों से बचाती है और स्थिरता प्रदान करती है। और वसा क्या करता है? वसा शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, त्वचा के नीचे वसा ही तहे ताप की कुचालक वसा की तहे ताप की कुचालक होने के कारण शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखती है। और वसा क्या करता है? वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। वसा भोजन को स्वाद, विशेष सुगंध और विभिन्नता देता है। तले भोज्य पदार्थ उबले भोज्य पदार्थ से अधिक स्वादिष्ट लगते हैं। और वसा भोजन को तृप्तिदायक बनाता है, टू प्रोवाइड सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। ठीक है, वसा युक्त भोजन भारी होने के कारण देर से पचता है, इसलिए भूख जल्दी नहीं लगती। और वसा प्रोटीन की बचत करता है, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन वसा करता है। ठीक है, वसा की कमी होने पर ऊर्जा की आवश्यकता कार्बोज से पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, वसा की कमी होने पर ऊर्जा यानी एनर्जी की ज़रूरत जो है कार्बोज से पूरी नहीं हो पाती और प्रोटीन को अपना निर्माण कार्य छोड़कर ऊर्जा देने का कार्य करना पड़ता है। और वसा क्या करता है? विभिन्न अंगों को चिकनाहट देता है, टू एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, वसा से क्या होता है? ये अंगों को चिकनाहट देता है। वसा हमारी त्वचा तथा पाचन संस्थान के विभिन्न अंगों जैसे अमाशय तथा आंत्र मार्ग को चिकनाहट यानी ल्यूब्रिकेशन प्रदान करता है। ठीक है, वसा की कमी से क्या हानियाँ होती है? देखिए, अगर वसा शरीर में कम हो तो क्या उसका हानियाँ है, नुकसान है? इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ फैट्स, शरीर के भार में कमी आती है। ठीक है, वसा की कमी से क्या होता है? शरीर के भार में कमी आ जाती है। वसा घुलनशील विटामिनों जैसे कि ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है। इसकी कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, वसा की कमी से क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन जो होती है उसकी कमी हो जाएगी और उसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन बने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसकी कमी हो जाएगी। और वसा की कमी से क्या नुकसान होता है? प्रोटीन यदि ऊर्जा देने लगती है तो प्रोटीन की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है और कब्ज हो जाती है। ठीक है, वसा की कमी से क्या होता है? पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और कब्ज हो जाती है। शारीरिक वृद्धि जो है रुक जाती है। आवश्यक वसा अम्लों की कमी से त्वचा की बीमारियाँ हो जाती है, जैसे कि डर्मेटाइटिस, फाइनोडर्मा इत्यादि। ठीक है, और वसा की अत्यधिक कमी से व्यक्ति हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। यदि शरीर में वसा की बहुत ज़्यादा कमी हो तो मनुष्य हड्डियों का ढांचा मात्र बनकर रह जाता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस ऑफ फैट्स, आवश्यकता से अधिक वसा लेने से शरीर का भार बढ़ जाता है, वेट जो है बढ़ जाता है शरीर का। ठीक है, और मोटापा यानी ओबेसिटी आ जाता है। और वसा की अधिकता से क्या होता है? हृदय संबंधी रोग जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हृदय थक्का, हार्ट स्ट्रोक, ठीक है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। और वसा की अधिकता से पाचक रसों का स्राव कम हो जाता है, जिससे पाचन संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे खट्टे डकार, गैस आदि आना। ठीक है, और शरीर में अधिक वसा के उपयोग से एसिडोसिस हो जाता है,
जिससे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। वसा की प्रस्तावित दैनिक मात्रा क्या है? देखिए, आईसीएमआर के अनुसार वसा की मात्रा ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करती है। ठीक है, वसा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? एनर्जी के नीड्स पर। आहार में 15 to 20% यानी 15 से 20% कैलोरी वसा से प्राप्त की जानी चाहिए। इसके लिए 40 से 60 ग्राम वसा प्रतिदिन लेना चाहिए। ठीक है, लेना आवश्यक है। अब देखिए, प्रोटीन का क्या कार्य है शरीर में। प्रोटीन का शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द प्रोटियास से लिया गया है। प्रोटियास का अर्थ है प्रथम स्थान। प्रोटियास का अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करना। शरीर के भार का 6 में से 1 हिस्सा जो है भाग प्रोटीन द्वारा निर्मित है। ठीक है, और प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रासायनिक संयोग से बना है। प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति उसे कार्बोज और वसा से अलग करती है। प्रोटीन की मूल इकाई अमीनो एसिड है। कोई 2 प्रकार के प्रोटीन गुण और उपयोगिता में समान नहीं होते और यह उसमें उपस्थित अमीनो एसिड पर निर्भर करता है। अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक है आवश्यक अमीनो एसिड, ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल एसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। चलिए जानते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल का हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें आहार में लेना आवश्यक होता है। कुल 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल है, जिनमें से प्रौढ़ अवस्था में केवल 8 की आवश्यकता होती है, जो चित्र में दर्शाए गए हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। वेलिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफेन है, फिनाइल आलनिन है, और आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है और मिथियोनिन है। ठीक है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम हैं। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम हैं। और हिस्टिडिन और अराजिनिन 2 अनिवार्य अमीनो अम्ल केवल शैशवावस्था में ही आवश्यक होते हैं। बाकी शेष जो यहाँ चित्र में दर्शाया गया है 8, उसकी आवश्यकता प्रौढ़ अवस्था में होती है। ठीक है, और शैशवावस्था में इन दो अम्ल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अमीनो एसिड की। अनावश्यक अमीनो एसिड क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। यह अमीनो अम्ल हमें दैनिक आहार लेने आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है, यह अमीनो अम्ल हमें दैनिक आहार में लेने आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की उपस्थिति में हमारा शरीर इनका निर्माण स्वयं कर लेता है, खुद कर लेता है। अब आप लोग जानेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है? 3 आधारों पर। एक है स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण होता है प्रोटीन का, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। प्रोटीन का वर्गीकरण देखिए कैसे होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स स्रोत के आधार पर होता है, दूसरा पोषक मूल्यों के आधार पर होता है, और तीसरा रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण होता है। स्रोत के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के हैं? जानतव्य प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन। और पोषक मूल्यों के आधार पर प्रोटीन देखिए कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला है पूर्ण या उत्तम प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा है अर्धपूर्ण या मध्यम प्रोटीन, और तीसरा है अपूर्ण या निम्न प्रोटीन। ठीक है, इनकम्प्लीट प्रोटीन। और रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है साधारण प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन यानी कंजुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन यानी डिराइव्ड प्रोटीन। तो चलिए जानते हैं क्या है। जानतव्य प्रोटीन क्या है? यह जंतु जगत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जानतव्य प्रोटीन जो है जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, यह उच्च श्रेणी के प्रोटीन होते हैं। इसके स्रोत है दूध। जानतव्य प्रोटीन के स्रोत कौन से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके जानतव्य प्रोटीन के स्रोत हैं दूध और दूध से बनी वस्तुएं, मांस, मछली, अंडा आदि। ठीक है, ये सब जो है जानतव्य प्रोटीन के उदाहरण है। मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से बनी वस्तुएं, ये सारे जो है जानतव्य प्रोटीन के स्रोत है। और वनस्पति प्रोटीन क्या है? वेजिटेबल प्रोटीन। पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले प्रोटीन वनस्पति प्रोटीन कहलाते हैं, जो सामान्यतः मध्यम या निम्न श्रेणी के होते हैं।
जैसे कि सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन उच्च श्रेणी के होते हैं। दालों, मटर, लोबिया, मूंगफली और सूखे मेवों से प्राप्त प्रोटीन मध्यम श्रेणी के होते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा से प्राप्त प्रोटीन जो है निम्न श्रेणी के होते हैं। अब चलिए जानते हैं पोषक मूल्यों के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। ठीक है, प्रोटीन का वर्गीकरण भोज्य पदार्थों में आवश्यक एमिनो अम्ल की मात्रा और अनुपात के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रोटीन के स्रोतों का पिक्चर में दिया हुआ है, क्या क्या, अंडा, मांस, मछली, ये सारा चीज़ दिया है ना। बटर है, दूध है, चीज़ है, दूध से बनी चीज़ें हैं, फल है, दाल है, फल है, सूखे मेवे है, अनाज है। ठीक है, अनाज में गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब प्रोटीन के स्रोत है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्ण प्रोटीन क्या है। पूर्ण प्रोटीन या उत्तम प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन क्या है, जिनमें आवश्यक अमीनो अम्ल उचित मात्रा और अनुपात में पाए जाते हैं, उन्हें पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। इनसे शरीर की वृद्धि और विकास सही होता है। जैसे कि दूध, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन और कुछ सूखे मेवों में पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। अर्धपूर्ण प्रोटीन या मध्यम प्रोटीन क्या है, पार्शली कंप्लीट प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिनमें आवश्यक अमीनो अम्ल मात्रा अथवा संख्या में कम होते हैं, उन्हें अर्धपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन शरीर को जीवित रखने में तो सहायक होते हैं, लेकिन सामान्य वृद्धि और विकास में नहीं, जैसे अनाज, दालों तथा फलियों से प्राप्त प्रोटीन। ठीक है, अपूर्ण प्रोटीन या निम्न प्रोटीन क्या है, इनकम्प्लीट प्रोटीन, इनमें आवश्यक अमीनो अम्ल मात्रा और संख्या में बहुत कम रहते हैं। इनसे शरीर की वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है, और ना ही शरीर की सुरक्षा, जैसे सब्जी और फलों से प्राप्त प्रोटीन। ठीक है, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण देखिए प्रोटीन का कैसे होता है। रासायनिक संरचना के आधार पर साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है, जानिए। साधारण प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन जो है, इस तरह के प्रोटीन जलीय अपघटन, हाइड्रोलाइसिस के बाद केवल अमीनो अम्ल ही देते हैं। उदाहरण के लिए दूध में ग्लोबुलिन, अंडे में एल्ब्यूमिन और बालों की केराटिन। संयुग्मी प्रोटीन क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन, इनमें अमीनो अम्ल और किसी अन्य पदार्थ के अणु उपस्थित रहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में हीम यानी लोहा और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, और लाइपोप्रोटीन में वसा और प्रोटीन होता है। फास्फोप्रोटीन में फास्फोरस और प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम में कि व्युत्पन्न प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, तो डिराइव्ड प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन प्रकृति में नहीं पाया जाता है। यह हमारे पाचन संस्थान में पाचन और एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन के स्रोत क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन प्रकृति में नहीं पाया जाता है। यह हमारे पाचन संस्थान में पाचन और एंजाइम की जो क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पेप्टोन और पेप्टाइड्स। प्रोटीन के क्या कार्य है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो आप लोग प्रोटीन के क्या कार्य है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप लोग कहिएगा शरीर का निर्माण तथा वृद्धि करना। प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण और वृद्धि करता है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है शारीरिक वृद्धि करना। किसी भी अंग की वृद्धि के लिए नए कोषों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। और प्रोटीन का कार्य क्या है, तंतुओं का पुनर्निर्माण करना, रिपेयर ऑफ टिश्यूज। शारीरिक क्रियाशीलता के कारण शरीर के कोष टूटते फूटते रहते हैं तथा शरीर के किसी भाग के कट जाने, जल जाने या ऑपरेशन की क्रिया के दौरान तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन का क्या कार्य है, प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण करता है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, पाचन क्रिया तथा उपापचयन में मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइम और नलिका विहीन ग्रंथियों के रसों हार्मोन्स का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। प्रोटीन रोग निरोधक तत्वों के निर्माण में सहायक होते हैं, एंटीबॉडीज़ में सहायक होते हैं। रक्त में अल्फा ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन कीटाणुओं को नष्ट करके शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। और प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करते हैं, टू गिव एनर्जी। कार्बोज और वसा की शरीर में कमी होने पर
यह ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटीन जो है, जब कार्बोज और वसा की शरीर में कमी होती है तो प्रोटीन जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, और 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, प्रोटीन शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस। ठीक है, प्रोटीन शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन, एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, एसिड बेस, अम्ल क्षार के संतुलन, बैलेंस को बनाए रखता है शरीर में। ठीक है, और प्रोटीन क्या करता है, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखता है। प्रोटीन शरीर में विभिन्न तत्वों के वाहक का कार्य करता है, जैसे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा इधर उधर ले जाई जाती है, जिसका ग्लोबिन यानी प्रोटीन एक आवश्यक हिस्सा है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्या हानियाँ होती है, देखो, इफेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। यदि आवश्यकता से कम मात्रा में प्रोटीन लिया जाए तो शरीर में प्रोटीन के कमी के प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास में कमी हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तथा बच्चों में क्वाशियोकर और सूखा रोग, मैरस्मस जैसे रोग हो जाते हैं। अब देखिए, क्वाशियोकर क्या है, क्वाशियोकर रोग 1 से 5 साल तक के बच्चों में अधिक होता है। बच्चों में माता का दूध समय से पहले छुड़ा देने से और ऊपरी आहार से मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा तथा पौष्टिकता में कमी आने से यह रोग हो जाता है। सूखा रोग क्या है, मैरस्मस, यह रोग अधिकतर 15 मास तक के यानी 15 महीने तक के बच्चों में अधिक होता है। यह रोग आहार में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से हो जाता है। और क्वाशियोकर और सूखा रोग का एक दूसरे से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी होती है तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन ऊर्जा देने लगती है और धीरे धीरे बच्चा क्वाशियोकर रोग से पीड़ित हो जाता है। इसी प्रकार क्वाशियोकर के रोगी जिसमें प्रोटीन की कमी है, रोग निरोधक क्षमता की कमी होने से, बच्चे को अधिक दस्त लग जाने से या और कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने से कैलोरीज का अभाव होने लगता है और बच्चा सूखा रोग यानी मैरस्मस से पीड़ित हो जाता है। इन दोनों के बीच की स्थिति को मैरसेमिक क्वाशियोकर कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य लक्षण जो दोनों रोगों में समान होते हैं, किसमें मैरस्मस और क्वाशियोकर में, ये शारीरिक वृद्धि और विकास में कमी हो जाती है। इन बीमारी में नाड़ी गति धीमी हो जाती है, पाचन तंत्र में विकार आ जाती है, जैसे पेट बढ़ जाता है, रोग निरोधक क्षमता कम हो जाती है, बालक में प्रायः रक्त की कमी यानी एनीमिया पाई जाती है, पानी जैसे पतले दस्त यानी डायरिया हो जाते हैं, जिससे निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। इन रोगों में तुलनात्मक लक्षण निम्न पाए जाते हैं। मैरस्मस और क्वाशियोकर जो है, इसमें समान लक्षण भी पाए जाते हैं। देखिए, क्वाशियोकर और सूखा रोग में अंतर क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है क्वाशियोकर और सूखा रोग में, क्वाशियोकर और मैरस्मस में क्या डिफरेंस है। शरीर के साथ क्या होता है, मांसपेशियों में पानी भर जाता है क्वाशियोकर रोग में। ठीक है, जिसके कारण सूजन आ जाती है, इसे ओडिमा कहते हैं। वहीं सूखा रोग जो है, इसमें मांसपेशियों में कमज़ोर हो जाती है और संचित वसा कम होने से बच्चा हड्डियों का ढांचा मात्र लगता है। और क्वाशियोकर रोग में चेहरे पे सूजन के कारण चेहरा गोल चंद्रमा के आकार का हो जाता है। और सूखा रोग में त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने से चेहरा बूढ़े व्यक्ति या बंदर जैसा प्रतीत होता है। और क्वाशियोकर रोग में भार, शरीर का भार में जल जमाव के कारण अपेक्षाकृत कम कमी महसूस होती है। वहीं सूखा रोग में शारीरिक भार बहुत कम हो जाता है। क्वाशियोकर रोग में बाल कांतिहीन, रूखे और तांबे जैसे लाल रंग के हो जाते हैं। वहीं सूखा का रोगी बाल रूखे और कांतिहीन हो जाते हैं, रंग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। और क्वाशियोकर रोग में यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इसका कारण क्या है, क्वाशियोकर रोग का यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है और सूखा रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। और क्वाशियोकर रोग में बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और हर समय रोता रहता है। और सूखे के रोग में बच्चा उदास और वातावरण से अनभिज्ञ रहता है, अनजान रहता है और उसकी रोते समय आवाज़ नहीं निकलती। और क्वाशियोकर रोग में बच्चे को भूख नहीं लगती। और ये जो है सूखा रोग है, बच्चा बहुत भूखा प्रतीत होता है, लगता है या दिखता है। ठीक है, प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा क्या है। ICMR ने एक वयस्क के लिए 1 ग्राम
प्रोटीन प्रति किलो शरीर भार के अनुसार प्रोटीन की मात्रा प्रस्तावित की है। बच्चों में वृद्धि दर अधिक होने से प्रोटीन की आवश्यकता बढ़कर 1.6 ग्राम से 2.0 यानी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार हो जाता है और गर्भावस्था और स्तनपान अवस्था में 15 ग्राम से 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा प्रस्तावित हो जाती है। ठीक है, एक वयस्क के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? जितना उसका शरीर भार है। जैसे मान लो अगर वो 50 किलोग्राम का है तो उसे 50 ग्राम, ठीक है, उसे 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। जैसा कि यहाँ ICMR ने क्लियर किया है कि एक वयस्क के लिए 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर भार के अनुसार होगी। तो 50 किलो के व्यक्ति को 50 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता होगी। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।